हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 28 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट टॉप 25 जीकेजीएस क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में भाग कब लिया? तो जो भारत है उसने पहली बार 1968 की ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया था। इसके बाद भारत ने 1984 से हर ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भाग लेने लगा। ठीक है, पेरिस 2024 में भारत ने 13वीं बार पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। भारत ने अभी तक एक भी बार शीतकालीन पैरा ओलंपिक में भाग नहीं लिया है। इन बातों को आपको याद रखना है कि भारत ने भी एक भी बार शीतकालीन ओलंपिक में क्या नहीं किया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? ये है। तो जो नाट्यशास्त्र, इसकी जो रचनाकार है या जिसने इसको लिखा है वो आपके हैं भरत मुनि जी। ठीक है, भरत मुनि ने इस क्या किया है, इस शास्त्र की रचना की है। ये किस पर आधारित है? तो संगीत, नाटक और अभिनय पे आधारित है। ठीक है, किस भाषा में लिखेगा है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सॉरी दोस्तों, अगर कोई भी आपको मेरी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्थ इशू है, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं होगी, तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आपका अगला है 2024 विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक रही थी 111 रही थी आउट ऑफ 125 कंट्री में। और बात की जाए 2024 में तो कितनी रही है? आपकी रही 105 आउट ऑफ 127 कंट्री में। ठीक है, और ये कौन जारी करता है? तो ये जो आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये जारी किया जाता है आपके कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प जो आपकी संस्थाएं हैं, इनके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कौन जारी करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है अमृता शेरगिल लाइफ किसकी पुस्तक का नाम है? तो अमृता शेरगिल लाइफ जो किताब है, ये लिखी गई है किसके द्वारा? यशोधरा डालमिया द्वारा लिखी गई है। अच्छा, ये जो लिखी गई है किसके जीवन पे आधारित है? तो ये आपकी अमृता शेरगिल के जो जीवन है उनके ऊपर आधारित है। किसने लिखा है? तो यशोधरा डालमिया ने लिखा है। नेक्स्ट है आपका हुमायूं की मकबरी का निर्माण कार्य किसने कंप्लीट करवाया था? यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने शुरू किया था, पूछा जा रहा है कंप्लीट किसने किया था। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी महारानी बेगम ने करवाया था। ठीक है, इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में शुरू हो गया था और ये 1572 ईस्वी में कंप्लीट हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। यह नई दिल्ली की दीना पन्ना अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा जो मार्ग है उसके पास स्थित है। मेनली आपसे यही पूछा जा सकता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो आपका जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, ये आपका आयोजित किया गया था कतर की जो कैपिटल दोहा है वहाँ पे आयोजित किया गया था। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो आप सभी लोगों को पता होगा 12 से 35 आर्टिकल तक आपके क्या है, मौलिक अधिकार है। कितने प्रकार के हैं आपके? 6 प्रकार के। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा से जुड़े अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले कितने हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे, लेकिन आपका जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के तहत जो आपके संपत्ति का अधिकार है उसे लीगल राइट बनाया गया और आपको किस में रखा गया? 300। ठीक है, और बात करें आपका समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में? तो 14 से 18 में आपका समानता का अधिकार है। ठीक है, 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 तक आपका शोषण के खिलाफ अधिकार है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 से 30 तक आपका संस्कृत और शिक्षा से जुड़े अधिकार है। बात करें 32 में तो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और आपका जो 30 है इसमें क्या बताया गया है? इसमें आपका बताया गया धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, तो आपके मेनली कितने 6 प्रकार के अधिकार है यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। ठीक है, ये आर्टिकल जो 30 ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी मैंने एडिशनल लिख दिया था। ठीक है, कि जो आपका अनुच्छेद 30 है ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है जो भारत के महान्यायवादी हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो जो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं, कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनसे रिलेटेड आपसे आर्टिकल पूछा जा रहा है, तो वो होता है आपका 76। पूछा जाए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो आपके होते हैं
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनसे जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है? तो वो आपका है 148, ठीक है। बात की जाए आपके जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो जो आपके एडवोकेट जनरल होते हैं उनसे आपका है 165। यहाँ पे एजी है, यहाँ पे भी एजी है, लेकिन ये अटॉर्नी जनरल है जो आपका 76 में है, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या एडवोकेट जनरल है जो आपके कहाँ पे होते हैं? आपके सभी स्टेट में होते हैं। ये इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है? 165 है। बात की जाए वर्तमान में आपके एजी हैं कौन? तो वो आपके हैं आर वेंकट रमणी जी। कौन है? आर वेंकट रमणी जी। और बात की जाए आपकी केग कौन है वर्तमान में, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वो आपके हैं गिरीशन मुर्मू जी, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? स्थानांतरित कृषि को दहिया के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो जो आपका स्थानांतरित कृषि है उसको जो दहिया के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है आपका मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में ही जो स्थानांतरित कृषि इसको और अन्य नाम से जाना जाता है, बेवर के नाम से भी जाना जाता है। बात करें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि है उसको जाना जाता है पोडू या पेंदा के नाम से। और उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके पमादबी है या आपकी कोमन या सीधा के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि अभी उड़ीसा के पूछ लिया गया है, अब आने वाली शिफ्ट में आपसे आंध्र प्रदेश से भी पूछा जा सकता है और आपका किससे पूछा जा सकता है? आपका उड़ीसा से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि हमें अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए? तो बताना है ये जो बात कही गई है किस आर्टिकल में कही गई है। तो ये तो आपको पता है कि आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो ये किस में आता है? तो ये आपका आता है अनुच्छेद 51A में आता है, ठीक है। इसमें ये बात कही गई है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के मुताबिक राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हर भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। बात करें मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके लिए गए हैं रूस से। और बात की जाए आपके जो मौलिक अधिकार थे, जो फंडामेंटल राइट थे, वो कहाँ से लिए गए थे? तो वो लिए गए हैं यूएसए से। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से किस चट्टान में पाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। एक इससे पहले और भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान है जिसकी जो थिकनेस होती है सबसे अधिक होती है? तो उसका भी राइट आंसर क्या होता है? आपका सेडिमेंट्री रॉक की जो थिकनेस होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट आपका अगला है जो राजस्थान की सुदर्शन झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो आपकी राजस्थान की सुदर्शन झील है इसका निर्माण करवाया गया था जो मौर्य वंश हैं, उनके जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो राज्यपाल थे उनके द्वारा करवाया गया था। और उनके राज्यपाल का नाम क्या था? पुष्पगुप्त वैश्य। इनके द्वारा क्या किया गया था? निर्माण करवाया गया था राजस्थान की सुदर्शन झील का। नेक्स्ट आपका है मोनोक्रोमेटर का उपयोग क्या है? तो जो आपके मोनोक्रोमेटर है इसका आपका यूज पूछा गया है। तो जो मोनोक्रोमेटर है एक प्रकार का आपका क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल प्रकाश की किरण को एकल रंग या संकीर्ण बैंड विड्थ में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसमें? एक संकीर्ण बैंड विड्थ में बदलने के या एकल रंग में बदलने के लिए आपका जो है क्रोमेटर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल ऑप्टिकल माप उपकरणों में भी किया जाता है। तो इन बातों को आपको याद रखना है कि मोनोक्रोमेटर का क्या यूज है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? ऑर्थोपोडा फाइलम के जीव का नाम बताइए, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जीव के नाम बताइए, आपको उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें पूछ लिया जाएगा कि कौन सा निम्नलिखित में से जो जीव है वो ऑर्थोपोडा जो संघ है उससे संबंधित नहीं है। तो आपके जब पता होंगे नाम कि ऑर्थोपोडा संघ से कौन कौन से जीव संबंधित है तो आप लोग इजिली आंसर दे सकते हैं। तो ऑर्थोपोडा जो फाइलम है उनसे संबंधित जो जीव है उनके नाम मैंने कुछ लिख दिए हैं, जैसे झींगा, केकड़ा, मकड़ी, घुन, कीड़े, सेंटीपीड, मिलीपीड, कॉकरोच, तितली और मच्छर। और आपके क्या हो जाते हैं? जैसे चींटी हो जाती है। ये भी आपकी क्या है? ऑर्थोपोडा संघ से जुड़े हुए क्या है? आपके जीव हैं। और इनसे और आपका कैसे पहचान सकते हैं कि ये ऑर्थोपोडा जी से संबंधित है ये मतलब जीव? तो आप कैसे पहचानेंगे? तो आपको पता है ऑर्थोपोडा का मीन्स क्या होता है? तो ऑर्थो मतलब होता है आपका क्या? जोड़, और पोडा मतलब आपका क्या होता है? तो जो आपका पोडा होता है इसका मतलब होता है आपका पेड़। तो जिसमें जोरदार पेड़ होते हैं वही जीव आते हैं आपके ऑर्थोपोडा फाइलम में, ठीक है। जब आप इन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करो, झींगा, केकड़ा और घुन, तो इसमें क्या होते हैं? जोरदार इनके क्या होता है? शरीर होता है, ठीक है। तो आप लोग इजिली आंसर दे सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया ऑर्थोपोडा फाइलम के जीव के नाम, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें।